हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फाइनाइट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर का जो गोल है आज का वो हमारा है इंट्रोडक्शन। पूरा इंट्रोडक्शन क्लियर करेंगे और आपको मैं बता दूं कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से भी बन जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिस्ट की हिस्ट्री पे कि क्या क्या चीज़ें हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इस पार्ट को आपको इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल भी इंट्रोडक्शन पार्ट को किसी भी चैप्टर से इग्नोर नहीं करना है। तो चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो चैप्टर का थीम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, पहले चैप्टर की मीनिंग समझेंगे और एक एक चीज़ को क्लियरिफाई करते हुए जाएंगे। सो चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है इट्स मीन नथिंग बट किसी भी जीव को जब आप वर्गीकृत करते हो, उसको जब आप क्लासीफाई करते हो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, ताकि आप उनके ऊपर स्टडी कर सको ईजिली तरीके से। सो आमतौर पे इसलिए हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में। सो यही हमारा जो है मेन एम है, इसलिए इस चैप्टर को बनाया गया है। उसके साथ ही साथ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ साइंटिस्ट के बारे में और साथ ही साथ जो अर्ली क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट लाइन से। सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, जब से आधुनिकरण शुरुआत हुई है, सिविलाइजेशन जब से हुई है, जब से शहरीकरण स्टार्ट हुआ है, जब से शहरीकरण स्टार्ट हुआ है, देयर हैव बीन मैनी अटैम्प्ट, ऐसे बहुत सारे प्रयास किए गए हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए। ऐसे बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, कुछ तो साइंटिफिक बेसिस पे था, कुछ नॉर्मल बेसिस पे था। सो इट वाज डन इंट्रिंसिकली भी, ऑटोमेटिकली तरीके से और स्पॉन्टेनियस तरीके से जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक, जो कि साइंटिफिक बिल्कुल नहीं थे, जो कि बिल्कुल ही साइंटिफिक नहीं थे, बट जो ह्यूमंस के यूज़, उनके नीड के हिसाब से जो उन्हें ठीक लगा उसके हिसाब से उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर दिया। ऑन द बेसिस ऑफ फूड, शेल्टर, क्लॉथ्स, इनके आधार पर इनको हमने क्लासीफाई किया। साथ ही साथ जो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट अटैम्प्ट जो कि किया गया साइंटिस्ट के द्वारा, ताकि हम साइंटिफिक तरीके से हम चीज़ों को क्लासीफाई कर सकें, ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकें, वो किया गया हमारे साइंटिस्ट के द्वारा जो कि थे एरिस्टोटल। तो आप कह सकते हो एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटैम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। और उन्होंने किया क्या, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को डिस्कस किया। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब होता है जो बाहर से आपको ढांचा दिखता है, इंसान के अंदर जो बाहर से ढांचा दिखता है, पेड़ पौधों का जो बाहर का ढांचा दिखते हैं उसको हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कहते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का यूज़ करके एरिस्टोटल ने जो है प्लांट्स को क्लासीफाई किया ट्रीज़ में। आप यहाँ देख सकते हो बड़ी सी ट्री है, ट्री में साथ ही साथ उन्होंने प्लांट्स को जो ट्री, हर्ब्स एंड शॉप, तीन कैटेगरी में उन्होंने क्लासीफाई किया प्लांट्स को। और जो एनिमल्स थे, एनिमल्स को उन्होंने क्लासीफाई किया दो कैटेगरी में, ऐसे जिनके पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं और ऐसे जिनके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं होते, जो कि एनसीईआरटी के लाइंस में मेंशन है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आज से 2406 ईयर पहले, यानी कि 2400 साल करीबन पहले एरिस्टोटल ने ये स्टेटमेंट दी थी, ये उनका हाइपोथेसिस था। सो ये हमारी हो गई अर्ली क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो उसके बाद हम देखेंगे उसके बाद कौन से अटैम्प्ट, कौन से प्रयास किए गए, तो इस चीज़ को अभी हम समझेंगे। सो लेट्स लुक एट द एनसीईआरटी। सो यहाँ पर लिखा गया है रेड लाइन से, देखिए यहाँ पर अंडरलाइन भी किया गया है कि शर्ब्स एंड ट्रीज एंड हर्ब्स। सो ही ऑल्सो डिवाइड एनिमल्स, उन्होंने एनिमल्स को क्लासीफाई किया दो ग्रुप्स में, जिनके पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं और जिनके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं होते। साथ ही साथ जो दूसरा अटैम्प्ट था, जो हमारा दूसरा प्रयास था ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए साइंटिफिक बेसिस पे ऊपर हम कर चुके हैं। प्लांट्स को हमने कैटेगराइज किया तीन कैटेगरी में, एनिमल्स को भी दो कैटेगरी में कार्ल लिनस ने क्लासीफाई किया। अब हम डिस्कस करेंगे जो सेकंड हमारा बेसिस था एरिस्टोटल के बाद कौन थे। सो जो हमारा सेकंड अटैम्प्ट था क्लासीफाई, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने का, वो था कार्ल लिनस के द्वारा, जो कि स्वीडिश यानी कि स्वीडन देश के थे। और इनका जन्म हुआ था 23 मई 1707, जो कि आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, आपको केवल ये याद रखना है कि कब इन्होंने ये अटैम्प्ट किया था और कब इन्होंने जो है इस हाइपोथेसिस को इंट्रोड्यूस किया था। 1758, 1758, आप देख लो लगभग कितने साल का फ़र्क है, ऑलमोस्ट 1800 से 1900 साल बाद ये अटैम्प्ट किया गया। तो जो सेकंड अटैम्प्ट है वो 1758 में किया गया कार्ल लिनस के द्वारा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, एक प्लांट किंगडम, एक एनिमल किंगडम, यानी कि जितने भी प्लांट्स हैं वो एक कैटेगरी में आएंगे और जितने भी एनिमल्स हैं वो एक कैटेगरी में आएंगे, ऐसा कार्ल लिनस का कहना था। तो कार्ल लिनस की देखिए
In Linus time, two kingdom system of classification with Plantae and Animalia kingdom was developed. तो दो किंगडम वहाँ पे डेवलप हुआ जिसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स को हमने इंक्लूड किया। किंगडम प्लांटी में प्लांट्स को, किंगडम एनिमलिया में जितने भी एनिमल्स हैं उनको हमने इंक्लूड किया, राइट। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश, लेकिन ये जो सिस्टम था जो कार्ल सिलिनस के द्वारा दिया गया था, इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, फ़र्क नहीं बता पाए कौन से ऑर्गेनिज्म लिविंग है, कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो यूकैरियोट्स है और प्रोकैरियोट्स है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो पहला ड्रॉबैक तो यही है कि कार्ल सिलिनस नहीं बता पाए, डिफरेंस नहीं बता पाए यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के बीच में, है ना, डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। और साथ ही साथ ये भी नहीं बता पाए कि कौन से जो हैं वो यूनिसेलुलर हैं और कौन सा ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये मेजर जो है ड्रॉबैक था। साथ ही साथ कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो फोटोसिंथेटिक है, मतलब अपना भोजन खुद बनाते हैं, और कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते। तो ये सारे जो थे ड्रॉबैक थे, जो हमारा सेकंड अटैम्प्ट था ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने का, कार्ल लिनस का ड्रॉबैक था। अब हम एक टर्म समझते हैं, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जो आप बाहर से ढांचा देखते हो किसी भी ऑर्गेनिज्म का। आप ह्यूमन का ढांचा देखो, इस चिड़िया को देखो, इस चिड़िया के ढांचे में आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हो, पंख, आँख, चोंच, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी ग्रॉस मॉर्फोलॉजी का पार्ट है। एमबीबीएस में आप ह्यूमन ग्रॉस यानी कि ग्रॉस एनाटॉमी भी पढ़ोगे, जो कि बी डी चौरसिया की बुक है। सो डैट्स अदर थिंग। और यहाँ पर एक टर्म और आया है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो कि हम फर्दर डिस्कस करेंगे। एक बार समझ लो, होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब कुछ नहीं होता है, आपको केवल खाना खाना है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स में वो जाएंगे, आपके पेट में जाएगा और वहाँ पर जो है डाइजेशन उसका होगा, इंटरनली डाइजेशन होगा और पचने के बाद जो है वो एक्सक्रीट हो जाएगा। तो डैट इज़ कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसको कहते हैं। सो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे की डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। सो टू किंगडम क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा, उसके हमने ड्रॉबैक्स पढ़े, उसके बाद क्या, राइट। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल वाज इजीली डन, काफ़ी आसानी तरीके से हमने कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ, पहले तो हमने मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे किया, उसके बाद भी कार्ल लिनस ने किया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। हैंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय तक इसको भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन देखा गया कि यार ये भी अपर्याप्त है ना, इनएडिक्वेट है, पर्याप्त नहीं है। बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, इस लाइंस को ध्यान से देखिए, बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के अलावा, इसके बावजूद, बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी अ नीड वाज ऑल्सो फेल्ट, हमें एक आवश्यकता पड़ी कि हमें कुछ और कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने चाहिए, केवल हमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को नहीं देखने चाहिए, हमें सेल के स्ट्रक्चर, जो सेल का नेचर ऑफ वॉल है वो कैसा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या नहीं है, और जो ऑर्गेनिज्म है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हैबिटेट क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल है, असेक्सुअल है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, किस तरीके से वो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ। तो इन सब क्राइटेरिया को भी हमें ऐड करना चाहिए। तो ये देखा गया कि हमें ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो ऊपर ये जो पीले रंग से हमने मेंशन किया है, इन सब चीज़ों को भी हमें ऐड करना चाहिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में। तो इन सब चीज़ों को भी बाद में इंट्रोड्यूस किया गया, अभी हम पढ़ेंगे RH विक्टिकर क्लासिफिकेशन सिस्टम, वो जो कि क्लास ऑफकोर्स वो आएगा, बट उससे पहले हमें इन सब चीज़ों को समझना है। आगे देखिए, क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, हैव हैंस अंडरगो सेवरल चेंजेस, समय दर समय, मतलब समय के साथ आपको बदलना पड़ेगा, ये नेचर का नियम है। तो यानी कि जब भी साइंटिस्ट को ये लगा कि हमें यहाँ पर चेंजेस करने चाहिए क्लासिफिकेशन सिस्टम में, वहाँ पर उन्होंने चेंजेस करी, बिकॉज चेंज जो है वो तो लॉ है नेचर का। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है कि प्लांट और एनिमल किंगडम हैव बीन कॉन्स्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम, मतलब इतनी सारी चेंजेस आई, हमने अलग अलग किंगडम को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन प्लांट और एनिमल किंगडम जौ का तो हिलने का नाम नहीं लिया उसने। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप एंड ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूडेड अंडर दीज किंगडम हैव बीन चेंजिंग, कहने का मतलब है हमने एनालाइज किया चीज़ों को, हमने नए नए फीचर्स ऐड किए, नए नए कैरेक्टर्स को ऐड किए। अरे क्योंकि आप बताओ, एक हमारे पास बैक्टीरिया है जो कि प्रोकैरियोट है, एक हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कि सिंगल सेल्ड यूकैरियोट है, दोनों को हमने एनिमलिया में डाल दिया, तो ये तो डिफरेंट बात हो गई। तो हमें जो है इसको डिफरेंट कैटेगरी में रखना था, डैट इज़ वाई हमने डिफरेंट कैटेगरीज बनाई ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया।
बिकॉज बिना क्राइटेरिया के आप ग्रुप्स नहीं बना सकते। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे द लेटेस्ट आर.एच. विक्टिकर जो कि 1969 में प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसके क्या ड्रॉबैक्स थे, कौन कौन से क्राइटेरिया उन्होंने यूज़ किया, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जो आपका 3 डोमेन सिस्टम है उसको भी डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में बहुत ही कम दिया हुआ है बट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। मैं आपको क्वेश्चन सीरीज़ वाली वीडियोस में बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आइए सबसे पहले आर.एच. विक्टिकर क्लासिफिकेशन सिस्टम को समझने से पहले हम टेबल को देखते हैं। तो आर.एच. विक्टिकर जो आपके साइंटिस्ट थे 1969 में, उन्होंने कुछ क्राइटेरिया लिया। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर आप क्लासीफाई कर रहे हो तो कुछ क्राइटेरिया तो चाहिए, किस आधार पे आप उसको क्लासीफाई कर रहे हो। इमेजिन योर क्लासरूम है, आपके क्लासरूम में बच्चों को हम क्लासीफाई करते हैं कि जो आगे डेस्क वाले बच्चे हैं वो बहुत ही समझदार हैं, बीच वाले नॉर्मल हैं, जो सबसे पीछे हैं वो बिल्कुल ही डफर है, पबजी खेलते रहते हैं। तो जिस तरीके से आपने टैग लगा रखे हैं अपनी क्लास में, जिस तरीके से आप क्लासीफाई करते हो क्लास में बच्चों को, उसी तरीके से जो आर.एच. विक्टिकर है उन्होंने क्लासीफाई किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया। तो जो उनका क्राइटेरिया था, इधर देखो कैरेक्टर वाले लाइंस में लिखा हुआ है। तो उन्होंने क्राइटेरिया क्या लिया, भाई सेल का नेचर कैसा है ना, सेल का टाइप क्या है, प्रो कैरियोट है, यू कैरियोट है, सेल वॉल कैसी है, सेल वॉल है भी या नहीं है, ये चीज़ उन्होंने देखी। साथ ही साथ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल के अंदर वो है या नहीं है, राइट। बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसी ऑर्गेनिजम्स की है ना, जैसे आप अपने आप को इमेजिन करो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, राइट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या, अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, क्या वो अपना भोजन खुद बनाता है क्या, या फिर अपने भोजन के लिए वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर निर्भर रहता है। तो इन सब क्राइटेरियाज़ के बेसिस पे उन्होंने जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने 5 किंगडम दिए, जो इसमें से पहला है आपका किंगडम मोनेरा, या हो गया आपका किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमल, ये तो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था। तो इन सभी को हम फर्दर जो है काफ़ी डिस्कस में करने वाले हैं। तो पहले आपको इस टेबल को देखना है। किंगडम मोनेरा की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल टाइप प्रोकैरियोटिक है, यानी कि बैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा में जो मेन आपके मेंबर्स होंगे ना वो आपके बैक्टीरिया ही देखने को मिलेंगे, जो कि हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ सेल वॉल जो होती है वो होती है नॉन सेलुलोजिक होती है, मतलब सेलुलोज की बनी नहीं होती है, अमीनो एसिड और पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। हर बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल ही एब्सेंट होता है। भाई प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से आएगा, ये तो आपका 9th में पढ़ के आए हो, 9th की बेसिक सी चीज़ें हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पर सेलुलर देखने को मिलती है। और साथ ही साथ मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होता है। तो इस टेबल को मैं पूरा नहीं बताऊंगा, आपको जो है जस्ट बुक के पेजेस खोलने हैं और वहाँ से आप इन चीज़ों को समझ सकते हो। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। हॉलोजोइक जो कि यहाँ पे बताया गया है उसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो दैट्स तो अब हम बात करते हैं 3 डोमेन सिस्टम की। आर.एच. विक्टिकर का जो प्रपोजल था वो आपको समझ में आ गया होगा। जो 3 डोमेन सिस्टम है वो प्रपोज किया गया था साइंटिस्ट के द्वारा, उनके बारे में हम पूरी डिस्कशन करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में तो केवल इतना लिखा है, द 3 डोमेन सिस्टम हैज़ बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इंटू 2 डोमेन्स। मतलब किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन में तोड़ दिया और जो आपका किंगडम यूकैरियोटिक था उसको तो वैसे के वैसे ही छोड़ दिया। यानी कि अगर आप टोटल नंबर ऑफ किंगडम बोलो तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हो जाता है, जिसको आप हायर लेवल ऑफ स्टडी में पढ़ोगे जब आप बीएससी करोगे, एमएससी करोगे। हमें ये समझना है कि ये जो डोमेन है 3 डोमेन क्लासिफिकेशन है, इसको हमें समझना है। ये देखिए, दिस इज़ 3 डोमेन सिस्टम जिसको हम फाइलोजेनेटिक ट्री कहते हैं लाइफ की। तो यहाँ देख सकते हैं पहला डोमेन है आपका बैक्टीरिया, दूसरा डोमेन है आपका आर्के बैक्टीरिया और तीसरा जो था वो क्या था, यूकैरियोटिक। सो किंगडम मोनेरा को हमने ब्रेक किया था आर्के बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में, 2 डिवीज़न में हमने इसको डिवाइड किया है। तो ये है आपका 3 डोमेन सिस्टम जो कि दिया गया था
कार्ल्स वोज एट एल 1990 में, इन ईयर 1990, और आरिस्ट विक्टिकर का जो प्रपोजल है वो दिया गया था 1969। तो जो कार्ल्स वोज एट एल हैं, जो कि अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं, जिनका जन्म हुआ था, आप देख सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, जिसको आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि दिया किसने था, कार्ल्स वोज एट एल, तो इन्होंने दिया था। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई है। अब हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री, बिकॉज एनसीईआरटी का जो अगला 2 स्लाइड्स है पूरा हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही ईजी है। तो हिस्ट्री का मतलब क्या है, अब हम डिस्कस करेंगे एरिस्टोटल और जो कार्ल लिनस ने क्लासिफिकेशन किया था ऑर्गेनिजम्स को, उसको डिस्कस करेंगे। So let us look at this 5 kingdom classification to understand the issue and consideration that influence the classification system. तो ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई जिसके कारण आर.एच. विक्टिकर को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज करना पड़ा, मॉडल तैयार करना पड़ा। तो आपको पता है इन अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियाज थे, ब्लू ग्रीन एल्गी जिनको आप साइनोबैक्टीरिया कहते हो, फंगस, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सभी को हमने प्लांट्स के अंदर रख दिया था। ठीक है, जो कैरेक्टर्स थे, द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट, यानी कि ऐसी कौन सी विशेषताएं थी जो इस पूरे किंगडम को यूनिफाइड करता था, है ना, एकता में बांध करके रखता था, वो था आपका सेल वॉल। तो वो क्या था, इनका सेल वॉल, राइट। सो इन्फ्लुएंस द हैड सेल वॉल इन देयर सेल, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगस, मॉसेस, बैक्टीरिया, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी के पास एक कॉमन चीज़ थी, वो था इनका सेल वॉल। तो इसलिए हमने इनको किस में रखा, प्लांट किंगडम में रखा। एंड दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स, यानी कि इन जितने भी ग्रुप्स हैं, है ना, ये जितने ऊपर दिए गए ग्रुप्स हैं, इनको हमने एक साथ इकट्ठा रखा, जो कि आपको पता है वाइडली डिफरेंट थे। अगर आप दूसरे कैरेक्टर्स में बात करो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लो, है ना, सेल वॉल का नेचर देख लो, या फिर सेल का टाइप देख लो, बिल्कुल ही डिफरेंट इन नेचर है। तो इसमें क्या देखा गया, इट ब्रॉट टुगेदर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया थे, और जो ब्लू ग्रीन एल्गी थे, यानी कि जो साइनोबैक्टीरिया थे, उन सबको एक साथ लाया गया विद अदर ग्रुप्स जो कि यूकैरियोटिक थे। तो आपको पता तो है ये बात कि जो प्रोकैरियोट्स और जो साइनोबैक्टीरिया है वो भी आपका प्रोकैरियोट्स हैं, इन सभी को आपने यूकैरियोटिक के साथ रख दिया। तो ये तो नाइंसाफ़ी हो गई। तो यही ज़रूरत पड़ी थी, आपने पीछे पढ़ा था कि जो आपका लीनस का क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया था कि कौन सा जो है आपका प्रोकैरियोट है, कौन सा यूकैरियोट है, कौन सा जो है फोटोसिंथेटिक है, कौन सा नॉन फोटोसिंथेटिक है। तो उसी चीज़ के ऊपर बात हो रही है। आगे देखिए, इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हमने एक साथ मिला दिया। कैलेमाइडोमोनास जो है आपका यूनिसेलुलर एल्गी है, और जो आपका स्पाइरोगायरा है या आपके मल्टीसेलुलर एल्गी है, तो इन सभी को हमने जो है एक साथ मिला दिया। तो ये नाइंसाफ़ी हो गई अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम में। आर.एच. विक्टिकर में ये कमियां नहीं थी, ये अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात चल रही है। तो ये सारी बातें थी जो कि आपको पढ़ना है। साथ ही साथ यहाँ देखिए कंपोजिशन जो होता है सेल वॉल का, फंगस के अंदर वो काइटिन का होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्लांट्स की, तो जो प्लांट्स के अंदर जो सेल्स होती हैं, उनकी जो सेल वॉल्स होती है वो सेल्यूलोज की मिलकर बनी हुई होती है। तो ये सारी डिफरेंसेस देखने को मिले। तो इसलिए हमें जो है अलग अलग क्लासिफिकेशन करना पड़ा, अलग अलग किंगडम्स को बनाना पड़ा। अब हम मेजर्स पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वीडियो जो है, लेक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। दैट इज़ वाई हम डिस्कस करेंगे मेजर पॉइंट्स को। मेजर पॉइंट्स क्या है, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उसको हमने ग्रुप्स किया, उनको हमने ग्रुप में बांटा अंडर किंगडम मोनेरा। जो आपका किंगडम मोनेरा है उसमें हमने सभी प्रोकैरियोट्स को डाल दिया, और जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यूग्लिनॉइड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, इनको हमने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया। जो आपका अमीबा है ना, वो भी किंगडम प्रोटिस्टा में ही आता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना, आगे हम पढ़ेंगे इस चीज़ को। सो किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर कैलेमाइडोमोनास, कोलेरा, क्योंकि आपको पता है जो क्लेमाइडोमोनास है वो क्या एल्गी है, यूनिसेलुलर एल्गी है। लेकिन आपको पता है जो एल्गी होते हैं ना, वो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक इन नेचर हैं। तो इसीलिए हमने इसको कहाँ रखा, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा। ये बिल्कुल ही क्लेरिफाइड है। साथ ही साथ जो पैरामीशियम है, अमीबा है, ये सारे जो हैं आपके किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं, जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले इस बात को ध्यान रखिए
कि ये वाली जो लाइन है, इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म इन अर्लियर क्लासिफिकेशन। सो अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया, और आपको पता है ये जो क्लासिफिकेशन का जो पूरा प्रोसेस चल रहा है टाइम टू टाइम ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सर्टेन हमने कुछ कुछ क्राइटेरियाज लिए हैं, और हो सकता है फ्यूचर में भी इसमें चेंजेस देखने को आए, राइट। अगर हमें फ्यूचर में भी कुछ आवश्यकता पड़ी कुछ चीज़ें ऐड करने की, तो ऑफकोर्स जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेगी। सो ओवर टाइम एन अटैम्प्ट हैज़ बीन मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लासिफिकेशन सिस्टम को इवॉल्व करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए और किए जाएंगे, जो रिफ्लेक्ट करता है नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल, है ना, जो हमें ये बताता है कि ना केवल हमने मॉर्फोलॉजिकल बाहरी संरचना को खगोला है, फिजियोलॉजी को भी खगोला है, और साथ ही साथ जो रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज़ होती हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में, कौन ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, उसके बेसिस पे भी हमने क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स की है। और साथ ही साथ मत भूलिए इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को, है ना, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी हमने ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन में यूज़ किया है, जिसको हम फाइलोजेनेटिक भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फाइलोजेनेटिक कहते हैं। सो इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में आप पढ़ने क्या वाले हो, इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो पूरा किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंजाई, जो कि RH विक्टिकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम है। और जो किंगडम प्लांटी है और जो किंगडम एनिमलिया है उसको हम सेपरेट सेक्शन में पढ़ेंगे, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 और 4 है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, हमारा जो सेक्शन है वो इंट्रोडक्शन का कंप्लीट हो चुका है। तो हमने यहाँ पर 3 चीज़ें पढ़ी। कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ तो पहला था क्लासिफिकेशन सिस्टम, एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन सिस्टम, कार्ल लिनस का जो 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, साथ ही साथ RH विक्टिकर 1969 में जो उन्होंने प्रपोज किया वो हमने पढ़ा, और साथ ही साथ हमने पढ़ा 3 डोमेन सिस्टम, राइट। तो इन 4 चीज़ों को हमने आज डिस्कस किया और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेकर के चली। सो आज की क्लास यहाँ पर होती है ख़त्म, और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, एंड देन फर्दर की क्लासेस चलेगी। सो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।